नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक उत्तराखंड की खबरों का करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल और मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर करेंगे स्वागत। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। ऋषिकेश एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी द्रौपदी मुर्मू। परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर करेंगी गंगा आरती। वहीं राष्ट्रपति छात्र छात्राओं को वितरित करेंगी पदक। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष विमान से शाम 4 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति शाम 4:30 बजे ऋषिकेश एम्स में आयोजित दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी और राष्ट्रपति छात्र छात्राओं को पदक वितरित भी करेंगी। कार्यक्रम में राज्यपाल और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पाल शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अनुज, द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा बेहद खास होने जा रहा है। उनके दौरे को लेकर, कार्यक्रम को लेकर क्या पूरी जानकारी अपडेट के साथ? बिल्कुल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड का 2 दिवसीय दौरा है, जिसमें वो शाम 4 बजे विशेष विमान से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल समेत तमाम लोग वहां पे पहुंचेंगे और उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एम्स ऋषिकेश पहुंचेंगे, जहां पे वो दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। उसके बाद वो रात में अगर बात करें तो परमार्थ निकेतन की आरती करेंगी, वहां पे आरती करेंगे परमार्थ निकेतन में। उसके बाद वो राजभवन आ जाएगी, जहां रात विश्रांति का राजभवन होगा राजधानी देहरादून में। कल अगर बात करें तो एफआरआई में एक दीक्षांत समारोह में भी शामिल रहेंगे। तो ये 2 दिवसीय दौरे उत्तराखंड आ रही है द्रौपदी। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर रखी गई है। जगह जगह पे व्यवस्था की गई है कि किसी भी प्रकार की कोई होने वाला राष्ट्रपति के कार्यक्रम इसको देखा गया। इसी को लेकर के डीजीपी अभिनव कुमार ने बैठक भी करी, जिसमें कई जो पुलिस अधिकारी थे वो मौजूद रहे थे और चप्पे चप्पे पे पुलिस भी तैनात थी। जी बिल्कुल, देखिए, और द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो है वो तो किए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ छात्र छात्राओं को भी जो वितरण है वो किया जाएगा। उनसे भी मुलाकात होगी द्रौपदी मुर्मू की। बिल्कुल, चाहे एम्स ऋषिकेश की अगर बात करें या एफआरआई छात्राओं से मुलाकात की बात करें, दोनों जगहों पे द्रौपदी मुर्मू वहां पे मौजूद रहेंगी और छात्र छात्राओं से मुलाकात भी करेगी। वहां से जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगी और एक तरीके से वो जोर पिटेंगी कि छात्र छात्रा किस प्रकार से आगे बढ़ सके, किस प्रकार से आगे बढ़ सके। इसको लेकर के भी वो बोलेंगी। क्योंकि गंगा आरती का कार्यक्रम रखा है, तो वहां पर की राष्ट्रपति तो क्या जब वो गंगा आरती में शामिल होंगी तो इसके लिए आम जन के लिए भी जो दूसरी व्यवस्था है, वैकल्पिक व्यवस्था, वो की गई है ताकि उन्हें दिक्कत ना हो? बिल्कुल पूजा, अगर बात करें उसके बाद परमार्थ निकेतन, क्योंकि परमार्थ निकेतन में जितने भी वीवीआईपी आते हैं उनकी गंगा आरती की व्यवस्था अलग होती है और जो आम जन जो श्रद्धालु है वो जब पहुंचते उनकी व्यवस्था अलग से होती है। तो गंगा आरती सभी लोग करेंगे। जो परमार्थ निकेतन के जो आचार्य हैं स्वामी वो वहां पे मौजूद रहेंगे और वो पूरी तरीके से राष्ट्रपति को गंगा आरती कराएंगे, हवन पूजन करेंगे और वहां से राष्ट्रीय राजधानी देहरादून से राजभवन में राष्ट्रीय बात करेंगे। चलो ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे तमाम खबरों पर। रुक करते अगली खबर का। देहरादून सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद पर काम शुरू हो चुका है, जिसको लेकर दून के सभी पार्कों के साथ ही डिवाइडर्स का सौंदर्यीकरण का काम भी शुरू किया गया है। साथ ही साथ राजधानी दून में 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को जल्द ही एमडीडीए लॉन्च करने वाली है, जो सरकार की एक बड़ी पहल है। ये जानकारी एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने दी है। उन्होंने बताया कि दून सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए
मास्टर प्लान तैयार किया गया है और उसके अनुसार काम शुरू कर दिया गया है। इसमें हर निजी और सरकारी स्कूल में वाटर हार्वेस्टिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी का रुख कर लेते हैं। अनुज, राजधानी देहरादून अब स्मार्ट सिटी के तौर पर उसे और विकसित किया जाए, उसका विकास हो सके, इसके लिए पूरा रोड मैप जो है सरकार ने तैयार कर लिया। जरा इस पर पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल पूजा, राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर के लगातार कवायद जारी है। चाहे वो जिला अधिकारी सोनिका हो, वो लगातार राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर के, और वही एमडीडीए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एक अहम रोल अदा करता है। इसी को लेकर के बस जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष है बंशीधर तिवारी, उन्होंने पूरे देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर के कई ऐसे प्रोजेक्ट है जिनकी दी है। चाहे वो मसूरी को लेकर के हो, पूरी से जो नीचे पुटकुल गांव है वहां के सौंदर्यीकरण को लेकर के, राजधानी देहरादून में जगह जगह लाइट्स की व्यवस्था हो, क्या गमले लगे हुए हो, जिस तरीके से निर्माण कार्य कराया जा रहा है, रोडें बनी हो, तो ये स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर के अनुज, किन चीजों को प्राथमिकता के तौर पर देखते हुए पहले वो काम किए जाएंगे जिसकी जरूरत हो, जिसके जरिए विकास की राह पर आगे बढ़ा जा सके? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स है एमडीडीए के, तो सबसे पहले तो वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के कि जो बरसात का जो जल है वो एक जगह इकट्ठा होकर के उसको संचय किया जाए और उसको रिप्लांट करके फिर से उपयोग में लाया जा सके। दूसरी चीज कि जितने भी कॉर्पोरेट घराने हैं यहाँ पे या प्लांट लगे हुए हैं, चाहे वो हर जगह पे ईटीपी प्लांट लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी होटल्स वगैरह है उनसे जो कचरा निकलता है वो ईटीपी प्लांट के जरूर शुद्ध होकर के उसको दूसरी जगह हार्वेस्टिंग किया जाए। तीसरी चीज, जो यहाँ पे कूड़ा बनाया गया, कूड़ा घर बनाया गया, वहां से जो कूड़ा है उसको दोबारा से रिप्लांट करके उससे बिजली बनाई जाए या उससे खाद बनाई जाए। ये 3 से 4 चीजें ऐसी है जो शुरुआती तौर पे ये करनी है, जिससे जो सिटी है वो बिल्कुल क्लीन रहेगा। और क्लीन के बाद जो सिटी की सुंदरता है, क्योंकि जगह जगह पे दीवारों पे स्लोगन लिखना, उत्तराखंड स्लोगन लिखना, इसके अलावा लाइट पर्यटकों को लुभाने के लिए जिससे ध्यान बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से झूले लगाए जा रहे हैं बच्चों के रोड किनारे तरीके का है, ये एक बड़ी चीज देखने वाली है। और ये अच्छा देखिए अनुज, हर बार बात तो होती है लेकिन बात पर काम थोड़ा देर से किया जाता है। ऐसे में इस बार दून सिटी को अगर विकसित बनाने की बात हो रही है तो आखिर इसका काम कब से शुरू किया जाएगा? क्या कोई समय को लेकर टाइम का कोई पता चल पाया है? बिल्कुल पूजा, शुरुआत इसकी हो चुकी है, चूंकि चुनाव से पहले जितने भी काम थे, जितने भी टेंडर्स दिए गए थे, उनको पूरा करने के लिए बंशीधर तिवारी ने साफ तौर पर ठेकेदार को बोला था कि चुनाव से पहले पहले ये सब काम हो जाने चाहिए। लेकिन जो ये बड़े प्लांट है, जिस तरीके से हार्वेस्टिंग प्लांट है, वाटर सैनिटेशन प्लांट है या कूड़े को निस्तारण का प्लांट है, ये सारे प्लांट जून से इसकी शुरुआत हुई। क्योंकि अभी जो देहरादून आज से 10 साल पहले जो देहरादून दिखता था वो अब काफी स्मार्ट हो चुका है। जगह जगह पर रोड्स की अच्छी क्वालिटीज दे रहे हैं। मसूरी देहरादून प्राधिकरण जो रोड लाइट्स है उनको स्मार्ट बनाया जा रहा है। जगह जगह पे जो स्लोगन है उत्तराखंड लेकर के वो लगाए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो देहरादून को स्मार्ट बना रही है। जी चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं लोकसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद प्रत्याशियों के समर्थक अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। लक्सर में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मराज चौहान ने कहा कि इस बार हरिद्वार की जनता डबल इंजन की सरकार की संविधान और किसान विरोधी नीतियों से परेशान है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को जमकर वोट किया और उनकी जीत पक्की है, ये कही बात। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता भी अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं। तो देखिए, अभी चुनाव को लेकर जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, अपनी अपनी जीत का दावा तमाम प्रत्याशी कर रहे हैं। इस बीच 4 जून को
ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर जीत किसकी होगी। तो देखिए, लोगों का कहना है कि जनता किसान विरोधी नीतियों से परेशान है, इसलिए जीत तो सिर्फ कांग्रेस की होगी, ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं का कहना है। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी भाई वीरेंद्र रावत जी को अपना समर्थन और सहयोग देकर भारी मतों से जिताने का जो काम किया है। हम कांग्रेस पदाधिकारियों की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से हरिद्वार की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही उन्होंने दिखा दिया है कि ये डबल इंजन की सरकार किसान विरोधी, संविधान विरोधी और नौजवान विरोधी सरकार को हटाने का काम हरिद्वार की जनता ने। वहीं चमोली जिले के द्रोणागिरी गांव में तूफान से कई घरों की टीन की छतें उड़ गई। ग्रामीणों ने जोशीमठ तहसील प्रशासन से नुकसान का स्थलीय निरीक्षण कर मुआवजा देने की मांग की है। वहीं द्रोणागिरी गांव में भोटिया जनजाति के ग्रामीण निवास करते हैं। ग्रामीण उदय सिंह रावत ने बताया कि रात को क्षेत्र में आई तूफान के चलते गांव के कई घरों में क्षति पहुंची है। द्रोणागिरी गांव जनपद चमोली का सबसे दुर्गम और समुद्र तट से 13,000 फीट की ऊंचाई में स्थित है। ये देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब तूफान के कारण नुकसान हुआ है, लोगों के घर की छतें उड़ गई हैं और कई घर क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं। तूफान के बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मंजर आप देख पाएंगे कितना खतरनाक ये मंजर है, जहां लोगों के घर तक ध्वस्त हो गए हैं, टूट चुके हैं और कुछ लोगों के घर से छत ही गायब है। वहीं हरिद्वार के लक्सर में एक युवक ने पुलिस चौकी में जहरीला पदार्थ खा लिया। आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दरअसल 32 साल के प्रशांत धीमान पर एक लड़की को फोन कर परेशान करने के आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की गई थी। लक्सर कोतवाली की बाजार चौकी पुलिस ने प्रशांत को पूछताछ के लिए बुलाया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान प्रशांत ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर जहरीला पदार्थ खा लिया। मामले की जांच एसपी देहात को सौंप दी गई है। साथ ही वीडियोग्राफी के साथ मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं युवक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। तो इलाज के दौरान अस्पताल में युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि युवक को थाने ले जाया गया था एक मामले में पूछताछ के लिए, और पूछताछ के लिए सहयोग भी की गई थी। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि युवक ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाया, वहां जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिस कारण 35 साल के युवक की मौत हो गई। एक युवती द्वारा थाना चौकी क्षेत्र में एक कंप्लेन दी गई थी कि एक व्यक्ति उसको परेशान कर रहा है। एक सामान्य पूछताछ के लिए पुलिस को उसको बुलाया गया था, साथ में उसके परिजन भी साथ ही आए थे। इस बीच जो है वो युवक ने वहाँ पर जहर खाने की कोशिश की थी पूछताछ के बाद में, और उसको तुरंत जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद हायर सेंटर से रेफ़र किया गया। इस बीच उसकी डेथ हो गई हायर सेंटर में। उस पर पूरे प्रकरण की जाँच एसपी ग्रामीण द्वारा की जा रही है। और साथ में हम लोगों के द्वारा ये भी कहा गया है वीडियोग्राफी के साथ पूरे इसका जो है पीएम कराया जाएगा। बेरीनाग रानीखेत छलौड़ी मोटर मार्ग पर हादसा हो गया। एक प्राइवेट स्कूल की बस के साथ यह हादसा हुआ। बस स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही थी कि तभी रोड पर एक बिजली का तार गिर गया। तार हटाने के लिए बस चालक बस से बाहर निकला। इसी दौरान अचानक से बस पीछे को चलने लगी। बस करीब 50 फीट नीचे जाकर गिरी। गनीमत रही कि बस एक पेड़ पर रुक गई और वहां चीख पुकार मच गई। शिक्षक नरेंद्र सिंह धानक ने बच्चों को बस से बाहर निकाला। दोनों बच्चों को CHC बेरीनाग पहुंचाया गया, जहां पर बच्चों का प्राथमिक उपचार चल रहा है। बच्चों के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस घटना
स्थल पर पहुंच के जांच में जुट गई है। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक स्कूल बस है जिसमें बच्चे सवार थे और ये स्कूल बस बच्चों को उनके घर छोड़ने के लिए जा रही थी। किसी दौरान बीच रास्ते में बिजली की एक तार टूटकर नीचे गिरी। ड्राइवर ने सोचा कि वो उस तार को साइड कर देगा, लेकिन जैसे ही वो उतरा बस से, बस ऑटोमेटिक बैक गियर में चलने लगी, यानी कि पीछे की ओर चलने लगी और बस को संभालने वाला कोई नहीं था, जिसके बाद बस खाई में गिरी। और खाई में गिरते गिरते अच्छी बात ये रही कि वहाँ लगे एक पेड़ में जाकर बस फंस गई और जैसे तैसे शिक्षक और 2 बच्चों की जान बचाई गई है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही किसान और मजदूर खेत खलियान में पहुंचकर अपनी फसलों को समेटने में जुट गए हैं। अधिकांश किसान और मजदूर फिलहाल गेहूं की फसल को समेटने में जुटे हुए हैं। कुछ किसान गन्ने की बुआई में भी लगे हुए हैं। न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया और गेहूं की फसल की कटाई और थ्रेसिंग कर रहे लोगों से बातचीत की। इस पर किसान और मजदूरों से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं, सुनिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड के किसान और मजदूर खेत और खलियान में पहुंच गए हैं। हम मौजूद हैं लक्सर के बसेड़ी गांव में और यहाँ देख सकते हैं किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, जो अपनी गेहूं की फसल को समेट रहे हैं। यानी कि फसल तैयार हो गई थी, बीच में चुनाव था तो थोड़ा लेट हुई, लेकिन अब उसकी कटाई करने के बाद थ्रेसिंग भी शुरू हो गई है। चूंकि साल भर की मेहनत है किसान की, उसे समय पर समेटना जरूरी है। एक तरफ बादल मंडरा रहे हैं, कभी भी बारिश हो सकती है, तो किसान पहले ही बहुत नुकसान उठा चुका है। किसान इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है जी? फकरुद्दीन जी, आप बसेड़ी गांव के बड़े किसानों में शुमार हैं और प्रधान भी है। इस बार ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ, पहले सरसों का नुकसान हुआ, गेहूं की फसल को कितना असर पड़ा? गेहूं की फसल पे तकरीबन 50% फर्क पड़ा है और उससे पहले ओलावृष्टि हुई जो उसमें सरसों भी खत्म होगी, जितनी भी सरसों बोई हुई थी, और गेहूं की फसल पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। अब आकर के किसान ने जो कुछ बचा कुचा है वो समेट रही है। सरकार ने फसल बीमा करवाया, सब करवाया, लेकिन उसका लाभ बिल्कुल फसल का नहीं होता है। फसल बीमा करा लेती है सरकार, लेकिन सर्वे भी नहीं हुआ, सर्वे भी नहीं हुआ, तो किसान को नुकसान है। और जो बीमा के जो इंस्टॉलमेंट दे दी किसान ने, उसका उसे कोई बेनिफिट नहीं मिला। इस बार जो गेहूं की फसल है उसकी इल्ड कैसी, यानी कि पैदावार कैसी निकल रही है? पैसे पैदावार जो है कम से कम ये समझो 60%, यानी 40% नुकसान हो चुका है। 40% नुकसान हो चुका है। किसान घाटे में है, फिर भी अपने खेत में है, मजबूरी है, क्योंकि क्या करें, जब फसल उठाने का टाइम आ गया तो उसमें इल्ड भी कम निकल रही है। उम्मीद से कम गेहूं किसान को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में ऊपर वाले से किसान यही एक तरह से दुआ कर रहा है और उससे कामना भी है इसकी कि भाई ईश्वर अगली फसल को कम से कम सही सलामत रखे, मौसम को ठीक रखे, ताकि उसे कुछ फायदा हो सके, किसान अपने पैर पर खड़ा हो सके। जसप्रीत सिंह, न्यूज़ इंडिया। और इस समय गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है। किसान अपने फसल को पकने की इंतजार करते हैं और रात दिन अपनी फसल की रखवाली करता है, लेकिन कभी मौसम खराब हो तो कभी तेज हवा चलने से भी किसानों की सांस अटक जाती है। इसी बीच विकास नगर के लाखनवाला गांव में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से गेहूं की फसल में आग लग गई, जिससे गांव वालों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों के द्वारा आग पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव भी किया गया, जिसके बाद गांव वालों ने बड़ी मशक्कत के बाद आधी फसल को सुरक्षित बचा लिया, जबकि आधी फसल जलकर नष्ट हो गई। हल्द्वानी के नैनीताल रोड के पास अंबिका बिहार कॉलोनी में एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई और आग का रूप काफी विकराल था, जिसने 3 मंजिला भवन को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर टीम ने 3 मंजिला भवन में आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि किसी भी तरह से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान जरूर हो गया है। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक आग लगी है। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।
तो देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम ने जैसे तैसे आग पर काबू पा लिया और अच्छी बात ये रही कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा, ना ही कोई हताहत हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।